आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर बैंक रिक्रूटमेंट मामला। जम्मू कश्मीर बैंक में लगभग 1450 बच्चे ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उन्हें रिक्रूट किया जाएगा, उन्हें नौकरियां मिलेंगी। पहले पेज तब इस मामले में पड़ा जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के समय में लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाली गई प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, और उसके बाद पेजों पे पेज पढ़ते गए और आज नतीजा ये निकला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की स्टेट एडवाइजरी काउंसिल ने वित्त मंत्रालय को ये कहा कि आप जम्मू कश्मीर बैंक को ये एडवाइस करें कि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्क्रैप करें। इस रिक्रूटमेंट के मामले में सत्यपाल मलिक की ऑडियो वायरल हुई। उस ऑडियो को चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा ने मेरे साथ इस वक्त हैं। आइए इनका मत जानते हैं और इनसे ये भी पूछते हैं। अंकुर जी, पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ये कहते हैं कि जो ये रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस है, जो ये स्क्रैप हुआ है सारे का सारा प्रोसेस, लीगल इन्फॉर्मिटीज इसमें कुछ थी जिसके चलते इस सारे प्रोसेस को स्क्रैप किया गया है। और अब जो नया एक मौका बच्चों को मिला है, उस मौके का बच्चों को फ़ायदा उठाना चाहिए और इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में शामिल होना चाहिए। मगर साथ में उन्होंने ये कहा कि वो बच्चों के साथ खड़े हैं अगर वो कोई लीगल रिकोर्स लें। आपका मत इस पर क्या है? देखिए, मुझे लगता है ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं। एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर दो वॉइसेस में बात कर रही है, अगर डबल स्पीक कर रही है, प्रेसिडेंट का एक मत है और इसके जो आधिकारिक जो स्पोक्स पर्सन्स हैं उनका अगर एक भिन्न मत है, तो मुझे लगता है कि आई विल नॉट गो टू दैट लेवल कि मैं उनकी अलग अलग स्टेटमेंट्स पे चर्चा करके अपना समय वेस्ट करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पार्टी हैज़ टू कम क्लियर कि पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है। ये मुझे लगता है कि जिसके मन में जो आता है वो बोलता है, और ये दीज पीपल आर नॉट सीरियस इन हैंडलिंग दिस इशू, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई। और इस तरीके से ये लगता भी है कि पॉलिटिकली पार्टी का स्टैंड ये था कि इस प्रोसेस को कंक्लूड किया जाना चाहिए और रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाने चाहिए। लेकिन शायद लीगल ओपिनियन वही दिया गया जो कल चीफ स्पोक्स पर्सन ने आपके साथ दिए गए इंटरव्यू में पब्लिक किया, और जिसको जस्टिफाई भी किया और जिसे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। तो मुझे लगता है कि जब अंडरस्टैंडिंग उस तरीके की है लीगली, तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस का स्क्रैप होना एक लॉजिकल कंक्लूजन ही था। ऑब्वियसली एलजीज एडमिनिस्ट्रेशन या उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीगल ओपिनियन तो ध्यान में नहीं रखेगी, वो पीडीपी का लीगल ओपिनियन तो कंसिडरेशन में नहीं रखेगी। ऑब्वियसली इनके लीगल ओपिनियन का एक वेट होना था। तो अगर ये लीगली खुद ही कन्विंस्ड हैं कि लीगली करेक्ट डिसीजन लिया गया है बैंक के द्वारा, तो मुझे लगता है कि इस पे और क्लियर होके आपको पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहिए कि अल्टीमेटली आप खड़े किस साइड पे हो, आपका स्टैंड क्या है। दूसरी चीज़, जहाँ तक लीगैलिटी का सवाल है, देखिए मैं विद द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लीगली इस केस में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसे आप इनिशियली डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट नहीं करार दे सकते, क्योंकि जो बेसिक नोटिफिकेशन था उसमें क्लियरली ये लिखा था कि ये बैंक पीओज या बैंकिंग एसोसिएट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन द कंट्री। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट वाइज का जो कॉन्सेप्ट है, जिस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट्स को इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में है, जहाँ पे आप एक पोस्ट को डिस्ट्रिक्ट कार्डर कह के उस पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते थे, और कई स्टेट्स में उस इशू को चैलेंज किया गया। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोटिंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 और 16 इनफैक्ट ये कहा कि आप एम्प्लॉयमेंट में एरिया के आधार पे उस डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते। देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक ने जो प्रोसेस जो स्टार्ट किया उसका एग्ज़ाम जो था वो एक कॉमन एग्ज़ाम हुआ। लोगों ने 250 जो वैकेंसीज थी पीओज के लिए, उसके लिए कलेक्टिवली अप्लाई किया। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करके और एक डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट 40 या 50 या 30 जो भी नोटिफाइड वैकेंसीज थी उस तरीके से अप्लाई नहीं किया। ना ही बैंक ने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज पब्लिक की कि इस डिस्ट्रिक्ट की इतनी वैकेंसीज होंगी। और IBPS ने भी एक जिस तरीके से नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट होता है वैसे एग्जाम कंडक्ट करके एक मेरिट लिस्ट की। जब इन्हें ये मेरिट लिस्ट के बाद पता चला कि आपका जम्मू के जो बच्चे हैं वो अधिक मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, फिर इन्होंने ये मिसचिफ इंट्रोड्यूस की। मिसचिफ ये थी कि आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कन्वर्ट कर दें, विच वुड हैव अदरवाइज बीन स्टेट वाइज। अगर जम्मू के बच्चे अधिक नहीं सेलेक्ट हुए होते तो ऑब्वियसली ये स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट ही बननी थी, जिसका भंडाफोड़ आपने देखा गवर्नर साहब ने भी किया। अब क्या वो इलीगैलिटी है?
क्या उसके आधार पे अगर हम कोर्ट जाएं तो क्या कोर्ट पूरे प्रोसेस को ही क्वैश कर देगा? ऐसा मेरा जो मत है, लीगल ओपिनियन है, वैसे ये इलीगैलिटी नहीं थी, ये एक मिसचीफ इंट्रोड्यूस की गई थी, कि इरेगुलरिटी थी। अगर हम कोर्ट में गए होते तो कोर्ट आसानी से इस प्रोसेस को आई मीन जो प्रोसेस आगे कंक्लूड हुआ था उसको रोक के सबसे पहले बैंक को ये आदेश देता कि आप स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाइए, क्योंकि आपका प्रोसेस इनिशियली वैसे ही चल रहा है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज तो रिक्रूटमेंट करना अदरवाइज इलीगल है। और इस चीज़ को लेकर हमने तब भी आवाज़ उठाई थी जिस समय इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट निकाली थी, तब हमें कारण नहीं पता थे, क्योंकि एक्सपोजे अभी बाद में हुआ। तो ये कहना कि ये जो कैंसिलेशन है ये ठीक है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे थे, मुझे लगता है एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। और कोर्ट में नहीं जाने का कारण केवल यही था कि कोर्ट में बैंक ने 2006 में फिरदौस अहमद टांकी की जजमेंट में ये डिक्लेरेशन कोर्ट से ले ली है कि जम्मू कश्मीर बैंक एक प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी है, जम्मू कश्मीर बैंक एक स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटी नहीं है। उसकी लीगल रैमिफिकेशन ये है कि आप जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ रिट ज्यूरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट की है वो इन्वोक नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको इस टांकीज जजमेंट को ओवरराइड करवाना है जी। आपको अगर इस केस को रिजल्ट इस केस को लेके हाई कोर्ट में जाना है तो सबसे पहला स्टेप है टांकीज जजमेंट हैज टू बी ओवररिटन। वो 3 जजमेंट है, ऑब्वियसली बेंच बनेगा या उससे बड़ा कोई फोरम होगा वही उसे ओवरराइड कर सकता है। तो ये डुएबल है, इसको किया जा सकता है, इस केस को आधार बना के उसको किया जा सकता है, लेकिन उस प्रोसेस में कुछ समय लगना था। ऑब्वियसली पहले एक मैटर की एडजुडिकेशन होनी थी, उसके बाद बैंक का मैटर आना था, चलना इकट्ठे था, लेकिन अनटिल अनलेस वो पॉइंट डिसाइड होता और गिवन माई अंडरस्टैंडिंग उसमें कम से कम 1 से 1.5 वर्ष का समय लगता वो मैटर एडजुडिकेट होने में, क्योंकि सब रिस्पॉन्डेंट्स का जवाब आना होता है, सबको अपना जवाब देना होता है। कोर्ट में और भी केसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में आपको सब केसेस को उसके हिसाब से टाइम देना है। तो ओवरऑल जो समय लगता है इस सारे प्रोसेस में वो 1 से 1.5 साल का समय लगता, फिर 1 से 1.5 साल का समय और लगता कि जो जम्मू कश्मीर बैंक ने, क्योंकि प्रोसेस उस तरीके का है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने जो ये कैंसिलेशन की है वो ठीक है या नहीं, तो लीगली तो हम उसमें जीत जाते, लेकिन फिर हमें मेंटली 2.5-3 साल के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर रहना था। अच्छा, दूसरी साइड पे आप देखिए, अगर इसको पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब चीज़ें, अपनी जेन्युइन चीज़ें बता के, ये एक्सपोजे की बैकग्राउंड में अगर उनसे करवाया जाता तो वो ये 1 दिन में कर सकते थे। तो बेटर ऑप्शन क्या था, हम सीधे जिस तरीके से काम होता है वैसे करें, या फिर हम इतना लंबा रास्ता अपनाएं कि बच्चों का भविष्य तो अधर में लटका ही है, 3 साल के बाद तो कई बच्चे ओवर एज भी हो जाएंगे। क्या अंकुर जी, मैं इससे ये बात मानूं कि आप ये कह रहे हैं कि लीगल रिकोर्स जो आपके पास ज़रूर है, मगर आप लीगल साइड वो लीगल रास्ता नहीं अपनाएंगे क्योंकि उससे सारा मामला लटक जाएगा या लंबा हो जाएगा, क्या ये कह रहे हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि लीगल रास्ता नहीं अपनाएंगे, बच्चों के पास ये ऑप्शन है, बच्चों को मेंटली प्रिपेयर होके इस लीगल ऑप्शन को अगर उन्हें अवेल करना है तो फिर आगे उन्हें कदम बढ़ाने पड़ेंगे। लीगल आज हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आपकी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा से हुई। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हाँ, अगर बच्चे चाहें तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, वो सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। वो बात मेरी उनके साथ हुई, तो वो भी थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा, अगर वो रास्ता है तो क्या उस रास्ते को आप लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सही रास्ता यही होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में जाके इस इशू का रेजोल्यूशन करवाना, सिविल सूट फाइल करना, उसमें जो समय लगता है, वो जो सब चीज़ें हैं वो सब आपको मालूम है। उससे बेटर रिकोर्स होगा कि आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और हाई कोर्ट में टांकीज जजमेंट को ओवरराइड करवाने के लिए पहले केस मेकआउट करें, इसी केस के आधार पर। ऑब्वियसली ये बाद में आपको केस फाइल नहीं करना है, इसके साथ ही आपको ये पॉइंट एजिटेट करना है और उस चीज़ को ओवरराइड करवाने के लिए जो भी जुडिशियल प्रोसेसेस होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। मेरे ओपिनियन में वो रास्ता ज़्यादा बढ़िया रहेगा, चूंकि अब इन्होंने कैंसिलेशन कर ली है और इनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और लीगल अंडरस्टैंडिंग यही है कि कैंसिलेशन जो हुई है वो ठीक हुई है। तो कोर्ट के अलावा इस समय ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। अगर बच्चे डिसाइड करते हैं तो कोर्ट में हम जा सकते हैं। क्या अंकुर जी, सुप्रीम कोर्ट जाने का भी कोई मन बनाया है आपने कि अगर यहाँ से ये मामला नहीं सुलझता तो सुप्रीम कोर्ट सीधा चले जाएं? क्या वो कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए, हमारे पास दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अल्टीमेटली बच्चों से बातचीत करके बच्चों से को पूरे कॉन्फिडेंस में लेके ये फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें जो पिटिशनर्स हैं वो बच्चे ही बन सकते हैं, एग्रीव्ड पार्टी ही पिटिशनर बन सकती है। दूसरी चीज़, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी सवाल आया, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में देखिए सुप्रीम कोर्ट की कई सैकड़ों जजमेंट्स हमारे अगेंस्ट आती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सर्विस मैटर्स हैं, सर्विस रिलेटेड मैटर्स जो हैं, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेंटेनेबल नहीं है, यानी उस पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल नहीं हो सकती। तो जुडिशियल रिकोर्स फॉलो करने से पहले 2 चिंताएं हमारे सामने ये थी। एक तो 3-4 साल का लंबा संघर्ष
अगर आप टांकीज जजमेंट ओवरराइड करवा के फिर इस केस को एडजुडिकेट करवाना चाहते हैं, और पीआईएल अगर आप फाइल करते हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जिसमें ये कहा है कि सर्विस मैटर में आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा यही उद्देश्य था कि गवर्नर साहब ने भी जो अब क्लियरली सामने रख दिया कि बहुत गलत कारणों से और सांप्रदायिक कारणों के आधार पे इन्होंने इसे कैंसिल किया, बैंक ने टोटल सिचुएशन को कम्युनलाइज कर दिया। हमने तो केवल उस कम्युनल जो उनका डिसीजन मेकिंग थी उसे एक्सपोज किया। इस आधार पे कैंसिल करना कि जम्मू के बच्चे अधिक सेलेक्ट हो गए हैं, ये आधार कम्युनल है, इसे एक्सपोज करना कम्युनलिज्म नहीं है। तो हमने तो उस आधार पे किया था, और इतनी खतरनाक बात को कंडोन करके फिर उस प्रोसेस को आगे जो इन्होंने बढ़ाया, मुझे लगता है उस पर इन्हें पॉलिटिकली फैसला लेना चाहिए था। लेकिन अंकुर जी, सुनने में तो ये आया था कि 5 अगस्त के बाद दुनिया बदल जाएगी और इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, और अब वो सब कुछ नहीं होगा जो इतिहास में होता रहा है। तो आप जिस तरीके से बात करें, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो वैसे ही चल रही हैं। देखिए, मैं उस पर ज़्यादा अभी क्योंकि विषय कुछ और है, लेकिन लार्जली हमारी ये पोजीशन रही है कि 370 और 35 से ख़त्म करके डिज्यूरे नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट ध्वस्त हुई है। जो डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट है, यानी नॉन सेक्युलर जो स्टेट ऑपरेट्स है, वो अभी भी फंक्शनल है, वो इसी तरीके से ऑपरेट करता है। अगर जम्मू के बच्चे अधिक सेलेक्ट हुए हैं, एक धर्म के बच्चे अधिक सेलेक्ट हुए हैं, एक रीजन के बच्चे अधिक सेलेक्ट हुए हैं, तो आप ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल निर्णय लेंगे जो कश्मीरी हेजेमनी को आगे बढ़ाएंगे, जो उनके इंटरेस्ट्स को आगे परपेचुएट करेंगे। यही डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट है जो अभी भी इन ऑपरेशन है। ये पॉलिसीज़ के लेवल पे ऑपरेट करती है, ये डिसीजन मेकिंग के लेवल पे ऑपरेट करती है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक में डिसीजन मेकिंग हुई, ये फॉर्मुलेशंस के लेवल पे ऑपरेट करती है। और हमने कई बार ये केंद्र सरकार को चेताया है कि आपको 370 और 35 से खत्म करने से आपका काम खत्म नहीं हुआ है। टू टेक इट्स एब्रोगेशन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, आपको इस डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट को भी ध्वस्त करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और उसके कई सारे कदम हमने समय समय पर बताए। तो मुझे लगता है कि उसी डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट का एक सिम्टम है कि चूंकि जम्मू के बच्चे अधिक सेलेक्ट हो गए थे, तो सांप्रदायिक आधार पर, कम्युनल आधार पर जम्मू कश्मीर बैंक और ब्यूरोक्रेसी ने कम्युनल फैसला किया जम्मू के खिलाफ, देश के खिलाफ, और संविधान की आत्मा की हत्या करके कि इस प्रोसेस को इन्होंने कैंसिल कर दिया। अंकुर जी, आपसे ये समझना चाहूँगा, जैसे सत्यपाल मलिक की एक ऑडियो आई है अक्टूबर 2018 में, जब ये रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस शुरू हुआ, तब वो सर्वा थे, राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। 31 अक्टूबर 2019 तक वही राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। जून के महीने में जब प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्ज़ाम्स हुए, तब वही राज्यपाल थे। तो आपसे समझना चाहूँगा कि एक लंबे समय तक आप राज्यपाल रहे, आपके ही ज़माने में गड़बड़ें हुई, आपके ही ज़माने में इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में धांधलियाँ हुई, सब कुछ आपके ज़माने में हुआ जो कुछ आप क्लेम कर रहे हैं आज। और आज 31 अक्टूबर के बाद अप्रैल के महीने में निकल आना और ये कहना कि जी जम्मू के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो गए थे, इसलिए जो है इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को रोका गया, कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, ये हैं, वो हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट हैं उनमें से तो कोई भी ब्यूरोक्रेट ना तो कश्मीर रीजन का इस वक्त किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, और ना ही किसी समुदाय का किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि वो राज्यपाल 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर के नहीं रहे, तो क्यों ना माने कि एक थोड़ा दिल में है? देखिए, जब डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट जिसका मैंने जिक्र किया, जब वो ऑपरेट करती है पॉलिसीज के लेवल पे, फॉर्मुलेशंस के लेवल पे, और एक स्ट्रैंगल होल्ड जब डाला होता है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि इंपॉर्टेंट पोजीशन पे एक धर्म विशेष का व्यक्ति है या नहीं। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे एक रीजन का व्यक्ति है या नहीं। ये डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट इसी तरीके से ऑपरेट करती है, बड़े नुआंस तरीके से ऑपरेट करती है, आपके माइंड्स के स्पेस को कैप्चर आज हम सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों माने सत्यपाल मलिक को, जब थोड़ी देर पहले हम ही लोग कह रहे थे कि नहीं जी जो भी बोलते हैं बस ऐसे ही गोल गोल बातें करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूजुअली मैं फेसबुक के ऊपर पढ़ता रहता था। देखिए, मैं किसी और को डिफेंड करूं, ये काम मैं कर नहीं सकता। पहली चीज़, इसके लिए सबसे पहले आप मे बी आप उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, एक चीज़ ये। और दूसरा, आई एम नो बडी टू डिफेंड एनीबडी। उस समय उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, या फिर ब्यूरोक्रेसी ने इस तरीके के ओपिनियंस दिए होंगे कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, हम इसको करने की उस पे हैं। और फिर पॉलिटिकल लेवल पे उस समय आप याद रखें, उस समय डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनी थी, उसका बहुत विरोध हो रहा था, और आर्ग्यूमेंट जो सामने पुट फोर्थ किया जा रहा था वो लीगल आर्ग्यूमेंट था कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते। तो हो सकता है अब उन्होंने उस समय ये चीज़ सामने नहीं लाई, इट इज़ फॉर हिम टू एक्सप्लेन कि क्यों नहीं लाई।
या अगर उन्हें उस समय पता था तो नहीं लाई, या हो सकता है कि उन्हें उस समय ना भी पता हो, दिस इज इक्वली अ पॉसिबिलिटी। और फिर उसके बाद जब इन्होंने कैंसिलेशन का डिसीजन ले लिया रिकमेंडेशन लेके, उस समय तो आई एम अफ्रेड ही वॉज नॉट द गवर्नर ऑल्सो, नहीं थे। तो मुझे लगता है कि कभी कभी जब आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होते हैं तो कभी कभी आपके जिस तरीके से उन्होंने SRO 202 पे भी कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं मान रही है इस पे, हो सकता है ये विषय उन्होंने इंटरनली उठाए हों, उस समय नहीं माने गए हों, और वो पब्लिकली वो इस तरीके के विषयों को इसलिए बात नहीं कर सकते थे क्योंकि एक संवैधानिक पद पे थे। ये कुछ इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं। बाकी उनको डिफेंड करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम एक सच्चाई जो है वो, अच्छा देखिए, पॉलिटिकली कुछ कहना, पब्लिकली कुछ कहना वो एक चीज़ है, उसमें व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। लेकिन प्राइवेटली अगर कोई बंदा बात कर रहा है, प्राइवेटली अगर कोई व्यक्ति, वो जो कस्टोडियन था सारी इंफॉर्मेशन का, सारे डॉक्यूमेंट्स का, सारे डेटा का, और सर्वे सर्वा था पूरे सिस्टम का, अगर उस नॉलेज के आधार पे सीक्रेटली कुछ व्यक्ति अगर शेयर कर रहा है, जो एक पब्लिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि उसे वोट नहीं बटोरने हैं, वोट बटोरने के लिए झूठ बोला जा सकता है, तो मुझे लगता है कि हमें उस पर अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है। दूसरा, वो एक इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, अगर उनके नाम पे अगर कोई गलत चीज़ यहाँ पे चलाई जाए, या ये कहा जाए, या फिर उनका मत वो ना हो जो इस ऑडियो के माध्यम से नज़र आ रहा हो, तो वो ज़रूर बोलते। उनका ना बोलना, कोई डिनायल ना आना, ये फर्दर क्रिस्टलाइज करता है और इस्टेब्लिश करता है कि वो अपनी कन्विक्शन पे इस इशू को लेके अड़े हुए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए, जम्मू कश्मीर में स्ट्रैंगल होल्ड दिल्ली का भी है। दिल्ली की अंडरस्टैंडिंग एक कश्मीरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बढ़िया और पिछले 70 साल से है। दिल्ली जम्मू कश्मीर को कश्मीर के जरिए ही चलाना चाहती है। तो अब उस इक्वेशन में दिल्ली के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर एक पंगु सा बन जाता है, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। अगर वो चाहे भी तो वो कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो नॉमिनेटेड बाय दिल्ली है और दिल्ली का करार कश्मीर के साथ है। कश्मीर के इंटरेस्ट को हिट करने के लिए वो ज्यादा हाथ पैर नहीं मार सकता, इंटरनली जो करना था कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि दिल्ली, हो सकता है दिल्ली में उन्होंने बात की हो और दिल्ली ने भी उनकी आवाज़ दबा दी हो। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उस समय उन्होंने कुछ इफेक्टिवली नहीं किया या इन चीज़ों को सामने नहीं लाया। और उस समय तो इंसेप्शन स्टेज पे था ये प्रोसेस, ताज़ा विरोध थे। अच्छा अंकुर जी, यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, IBPS को लेकर, क्या IBPS में राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट की हार्ड कॉपीज़ अभी तक आपके पास हैं, या सॉफ्ट कॉपी इस पूरे रिज़ल्ट की आपके पास अवेलेबल है या नहीं है? और दूसरा, अगर अवेलेबल है तो क्या किसी पब्लिक फोरा पर उस सारी इंफॉर्मेशन को IBPS शेयर करेगा या नहीं करेगा, ये आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, IBPS को RTI फाइल करने से बढ़िया ये रहेगा कि हम जम्मू कश्मीर बैंक में RTI फाइल करें, क्योंकि इस समय तो जम्मू कश्मीर बैंक इज ऑल्सो कवर्ड अंडर RTI। क्योंकि IBPS में अगर हम RTI लगाएं भी तो वो ये थर्ड पार्टी हमें कह के कि चूंकि ये दिस वाज बिटवीन अस एंड द बैंक, ये हमारे और बैंक के बीच का एक करार था, एक एग्रीमेंट था, और ये इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी राइट्स के तहत सिक्योर्ड है, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ऐसी कुछ दलीलें वो दे सकते हैं। लेकिन बैंक हैज़ द रिजल्ट, बैंक के पास रिजल्ट है, और बैंक RTI के अंतर्गत भी आता है। तो ऑब्वियसली बैंक में एक RTI एप्लीकेशन अंडर RTI फाइल करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसमें तो इन्फॉर्मेशन, ये जो मेरिट लिस्ट होगी है ही। अच्छा अंकुर जी, एक चीज़ और, अब दोबारा से अगर ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, क्या गारंटी है कि अब इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में वो सब कुछ नहीं होगा जो ऑलरेडी हो चुका है? और अगर दोबारा से वो सब कुछ हुआ तो कितनी बार ये प्रोसेस लटकता रहेगा? क्योंकि कहा गया था 3 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो तीसरा महीना तो शुरू हो गया है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या रिजर्वेशंस हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, कोई भरोसा नहीं है हमें इन पे। जो लोग संविधान की हत्या करके सांप्रदायिक आधार पे फैसले लें, स्टेट के हाईएस्ट ऑफिसेज में बैठ के संविधान की दुहाई दे के कम्युनल आधार पे फैसले दें, कम्युनल पैशंस को फ्लेयर अप करें, उनसे ना हमें कोई उम्मीद है ना कोई अपेक्षा है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर बैंक को, अगर आप ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक आने वाली फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स को एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से करें, तो सबसे पहले जो इस सांप्रदायिक फैसले के गुनहगार हैं, आपको उन्हें जेल में बंद करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फर्स्ट
गेट एन FIR रजिस्टर्ड इनटू दिस एंटायर रिक्रूटमेंट स्कैम। जिन लोगों ने इस आधार पे फैसला लिया उनको जेल में बंद करना पड़ेगा, उन्हें नौकरी से बर्खास्त करना पड़ेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक के नेशनलाइजेशन के प्रोसेस को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। नेशनलाइजेशन के प्रोसेस से अकाउंटेबिलिटी आएगी। उसके बाद आर्टिकल 12 जो मैंने टंकीज जजमेंट बोला, अगर आप इसे नेशनलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो जजमेंट ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर बैंक ने ये अकाउंटेबिलिटी एस्केप करने के लिए ही इसे इस्तेमाल किया है, जो अपना बाहर आर्टिकल्स 12 के डोमेन से और जुरिडिक्शन के डोमेन से जो बाहर ये हैं, वो बाहर रहना जम्मू कश्मीर बैंक ने इस्तेमाल किया गया है अपनी अकाउंटेबिलिटी एस्केप करने के लिए। तो जब तक ये करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, ये रिक्रूटमेंट स्कैम्स होते रहेंगे, विद इम्प्यूनिटी होते रहेंगे, और इनकी एरोगेंस इतनी होगी कि जब वो पब्लिक डोमेन में सच्चाई आ भी जाएगी फिर भी ये उससे नहीं मानेंगे या उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा एटीट्यूड कैरी करके रखेंगे। तो ये इंस्टीट्यूशनल सिस्टमैटिक और सिस्टेमिक रिफॉर्म्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी हैं, और गिल्टी को पनिश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे जेनोसाइड डिक्लेयर करके कश्मीरी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को जेल में बंद किया होता, मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी उन्हें खुला छोड़ के और स्टेट सिक्योरिटी देके, तो आज कश्मीर का यूथ इतना रेडिकलाइज्ड ना होता। इसलिए आपको जो गिल्टी है उसे पनिश करना है, अदरवाइज सिस्टम्स ठीक नहीं होते। अंकुर जी, SRO 202 मैं जब भी सवाल पूछता हूं तो बच्चे ज़रूर ये कहते हैं। SRO 202 को लेकर मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा, मुझे पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बाज़ाब्ता एक सिफारिश है जिसमें ये कहा गया है कि 2 ही साल का प्रोबेशन का पीरियड होना चाहिए, और उसके बाद परमानेंट एक मुलाजिम को वही तमाम फ़ायदे मिलने चाहिए जो तमाम फ़ायदे बाकी सरकारी मुलाजमों को मिलने चाहिए। आपका अपना मत क्या है, और अगर इसे कोर्ट में कहीं चैलेंज किया जाए तो क्या ये लीगल स्क्रूटनी को विदस्टैंड कर पाएगा? देखिए, ये लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बात की, मतलब वो ब्रॉडली वही है, बट लॉ कमीशन की ये सिफारिश है कि जो 5 साल का प्रोबेशन पीरियड है, जिन 5 साल में जो गेजेटेड या नॉन गेजेटेड व्यक्ति जो भी उस पोस्ट पे है, गेजेटेड सारी नहीं, कुछ नोटिफाइड बट गेजेटेड कैटेगरी में भी, उसे केवल और केवल बेसिक पे मिलेगी। HRA DA और जो अलाउंसेस होते हैं वो नहीं मिलेंगे, और तकरीबन आधी के करीब सैलरी मिलेगी। मुझे लगता है कि उसे 5 साल को 2 साल करने की रिकमेंडेशन की सिफारिश लॉ कमीशन ने भी दी है। लेकिन मुझे लगता है कि SRO 202 को आपको पूरे तरीके से ख़त्म करना चाहिए। स्टेट के पास कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि वो सैंक्शनड पोस्ट्स एक डिफाइंड कार्डर में से उनको आपको पूरी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि हमें अपने मुलाजमों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि वो आर्ग्यूमेंट ना ही लीगली टेनेबल है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है, ना ही उसमें कोई सच्चाई है। आपकी कार्डर स्ट्रेंथ फिक्स्ड है, आपकी पोस्ट अगेंस्ट क्लियर वैकेंसीज आप रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, आप क्यों उन्हें पूरी सैलरी नहीं देंगे? तो एकजुट जम्मू ने ये पीछे भी यही स्टैंड लिया, और अभी भी हमारा ये मत है कि SRO 202 को एब इनिशियो, जब से वो एप्लीकेबल था तभी से इफेक्ट देके ख़त्म किया जाना चाहिए। उसके तहत जो भी बच्चे गेजेटेड नॉन गेजेटेड सर्विसेज पे एम्प्लॉय किए गए हैं उन्हें बैकडेट के भी, मेरा मत ये पर्सनल मत ये है, कल को अगर सरकार में मैं हूं तो मैं इस तरीके का अपना मत रखूं, उनको वो सारे बेनिफिट्स दे के SRO 202 को ख़त्म करके रेगुलर सर्विसेज उनकी रिस्टोर की जानी चाहिए। क्यों 2 साल तक भी व्यक्ति एक ऐसी सैलरी में जीवन यापन करे जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, जो आर्टिकल 21 की वायलेशन है? क्यों आप पैसे पे, स्टेट आज की डेट में, और देखिए 1960 और 70 का भारत नहीं है कि जब पैसे की कमी है। आज इंडियन स्टेट के पास, और मैं पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट के साथ आपको कह रहा हूँ, इंडियन स्टेट के लिए आज की डेट में पैसा इज नॉट एन इशू, मनी इज नॉट एन इशू। केवल ये बैड फाइनेंसिंग है, केवल ये एक बैड प्लानिंग है। जितने हजारों करोड़ की रिश्वत ये 1 साल में खाते हैं, उससे कम पूरे मुलाजमों की तनख्वाह होगी। बिल्कुल। अच्छा अंकुर जी, SRO 24 के तहत बहुत सारे बच्चे लगे हुए थे। अब परेशान बच्चे ये हो गए कि जनाब आपने हमको तो निकाल दिया, लेकिन रजौरी का कोई केस आ रहा है कि जी वहाँ पे कोई एक आदमी है, उसको नहीं निकाला क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई असर रसूख था, तो वो नहीं निकाला गया। और उसके बाद आपने जो नई रिक्रूटमेंट करने लगे हैं वो भी आप उसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे करने लगे हैं।
एक तरफ से आप कह रहे हैं परमानेंट रिक्रूटमेंट हमने करनी है, तो आपका अपना मत इन SRO 24 के इन बच्चों को लेकर क्या है? क्योंकि कई इलाकों में तो जगहों पर तो इनका 1 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, जबकि मैंडेटरी पीरियड था कि 1 साल कम से कम इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज होनी चाहिए। तो आपका मत क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जो भी करती है उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपने जो नए 5-6 ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले, चाहे कठुआ, अनंतनाग, बारामूला, आपके राजौरी, डोडा, यहाँ खुले, यहाँ के लिए आपने टेम्पररी लेवल पर रिक्रूटमेंट्स करना स्टार्ट की। और SRO 24 के तहत यही लिखा गया है कि अगर आप समयबद्ध तरीके में ये देखते हैं कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, तो ये टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हैं। उसमें 6 साल का उन्होंने समय दिया है। तो अगर कठुआ और राजौरी में आप 1 ही साल के अंदर बिना नोटिस प्रॉपरली सर्व किए आप इनको टर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे और बाकी सब जगह पे टर्मिनेशन नहीं करेंगे और उनको एक्सटेंशंस देंगे, या कहीं जैसे आपने राजौरी की बात की सेलेक्टिवली किसी को टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंटल गवर्नेंस की इनकन्सिस्टेंसीज सामने आती हैं और इट इज़ नॉट गुड गवर्नेंस, इट इज़ बैड गवर्नेंस। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, जो रेगुलर पोस्ट्स के लिए जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की जा रही है, मुझे आपसे पता चला कि वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल की जा रही है। अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल की जा रही है तो मुझे तो बड़ा खेद है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल की जा रही है, लेकिन जहाँ तक शायद मुझे मेरी जानकारी है या मुझे लग रहा है, शायद रेगुलर अपॉइंटमेंट्स भी की जा रही हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए 70 वैकेंसीज अगर सपोज GMC कठुआ के लिए हैं, तो उस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में 70 की 70 नहीं भरी जा रही हैं, वो बिल्कुल 24 या 40, मतलब 70 से काफ़ी कम भरी जा रही हैं। तो उस इवेंचुअलिटी में भी जो व्यक्ति, जो बच्चे SRO 24 के तहत जम्मू कठुआ मेडिकल कॉलेज में या राजौरी मेडिकल कॉलेज में लगे हैं, फिर भी दे हैव अ स्पेस इन द सिस्टम, और उनके लिए तो कानून में लिखा है कि 6 साल तक के लिए आप इन्हें एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो जब आपकी 70 की 70 नहीं भरी जा रही हैं, आप 24-25 ही भर रहे हैं, तो उस आधार पर आप इन्हें क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, ये एक कंसिस्टेंसी गवर्नेंस में चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट एक मॉडल एम्प्लॉयर होती है, उसको एक हायर एंड फायर की पॉलिसीज और इनकंसिस्टेंट तरीके से फॉलो नहीं करनी चाहिए। तीसरा, इस समय कोविड का ज़माना है, आप लोगों से समर्थन मांग रहे हैं कि आप बाहर आके सरकार की मदद करिए, लोगों को खाना देने में, लोगों को एक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में, और यहाँ पे आपका हेल्थ स्ट्रक्चर अदरवाइज चरमराया हुआ है। उसमें भी जो लोग वॉलंटरीली इस समय काम कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल काम करना एक तरीके से वॉलंटरीली ही काम है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कब निकाल दिया जाएगा। और जिस तरीके की सर्विस कंडीशंस और जिस तरीके का व्यवहार इनके HODs का और परमानेंट एम्प्लॉयज़ का इनके प्रति रहता है, वो भी एक बड़ा खेद का विषय है। तो वो एक वॉलंटरी सर्विसेज दे रहे हैं, बड़े कम पैसे में सर्विसेज दे रहे हैं, और जब 6 साल की पॉलिसी है तो लेट इट बी फॉर 6 ईयर्स। तो या तो फिर आप इस तरीके की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस ही ना करिए। देखिए, क्योंकि देखिए कोर्ट्स की बात अलग है, कोर्ट्स में आपके सामने क्लियरली लीगैलिटी डिस्कस होगी, लेकिन जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन लेता है तो वहां पे मोरालिटी का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है। और मोरालिटी ये डिमांड करती है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं तो उसे कम से कम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो दें, उसे इतना समय तो दें जिस बीच में वो कम से कम अपने आप को स्टेबलाइज करे, उस स्टेबलाइजेशन के दौरान अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में जारी रखे, और वहीं पक्का होने के एवेन्यूज भी क्रिएट हों, या फिर पढ़ाई के कारण कहीं और भी एडजस्ट हो सके। आप 6 साल का उसे लिख के बताएंगे, अब आम बच्चों को क्या मालूम है कि 6 साल में हर बार आपको एक्सटेंशन लेनी है और 6 साल में आपको कभी भी इनकंसिस्टेंट तरीके से निकाल दिया जाएगा। ये सब सोचा नहीं होता है। एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ पे आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला के प्राइवेट नौकरियाँ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप इस तरीके की स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कम से कम उन पर डटे रहिए। अंकुर जी, बिल्कुल आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, आपके बयानों को लेकर या ट्विटर के ट्वीटों को लेकर लोगों के बीच में ये बात चल पड़ी है कि अंकुर शर्मा जो है मुसलमान विरोधी हैं जी। ठीक है, हालांकि मेरे तो दोस्त हैं, लेकिन एक बात चल पड़ी है कि आप जितने भी जो भी बात करते हैं वो मुस्लिम विरोधी होती है। तो थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि आपका विरोध आखिरकार किस चीज़ में? देखिए मेरी बात समझिए, मुझे बताइए, एक मुसलमान के लिए सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट अपरेटस, सेक्युलर गवर्नमेंट, एक वो अच्छा मुसलमान को फ्यूचर दे सकती है, या इस्लामिक रिपब्लिक एक मुसलमान को अच्छा फ्यूचर दे सकता है? हमारी लड़ाई इस स्टेट अपरेटस के अगेंस्ट है जिसमें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बायस है और धर्म का बायस है। वो बायस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, हमारी संविधान की मूल भावना के विरुद्ध भी है। आप भी मुसलमान हैं, और आपको अगर मैं ये कहूं कि आप एक सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए मेरे साथ आइए, तो क्या आप मुझे ये कहेंगे कि ये लड़ाई मेरे खिलाफ है क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकत इस्लामिक बायस को आधार बना के अपना काम अंजाम दे रही है? मुझे ये बताइए, अगर इन सांप्रदायिक ताकतों, जैसे 14 फरवरी का ऑर्डर ही आप मान लीजिए, क्योंकि वो एक बिगेटेड माइंडसेट का एक्सप्रेशन था,
जिसमें उस ऑर्डर में सरकार ने कह दिया कि मुसलमान अगर सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे तो ये अधिकारी उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। ग्राउंड पे इसका इंपैक्ट क्या होगा, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अब उस ऑर्डर को अपोज करना और क्लियरली ये कहना कि ये एक फासिस्ट टेंडेंसी जिसमें इस्लामिक कंटेंट इंट्रोड्यूस्ड है और रेडिकल इस्लामिक कंटेंट जिसके मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स रेडिकल एक्सट्रीम इस्लाम का विरोध करते हैं और कुरानिक इस्लाम को फॉलो करते हैं, अगर उसको विरोध करना ये मुसलमानों का विरोध हो गया तो मुझे लगता है ये केवल प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग ही इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और उसका इम्पैक्ट नेगेटिव मुसलमानों पे ही पड़ना था। इस तरीके के ऑर्डर्स अगर आप निकालेंगे, गैर मुसलमान अगर यहाँ पे अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, तो अगर उनके हकों की बात करना और ये कहना कि चूंकि स्टेट एपरेटस हिंदू मुसलमान को यहाँ पे लड़ाना चाहता है और अपनी इस्लामिक हेजीमनी को कंटिन्यू करना चाहता है, स्टेट एपरेटस, गवर्नमेंटल एपरेटस, उसमें जो पॉलिटिकल एक्टर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, करना चाहता है, तो क्या मुसलमानों को साथ में आके इस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के बेनिफिट्स दे रहे हैं। इस चीज़ के अगेंस्ट उठाना मुझे लगता है सेक्युलरिज्म है, क्योंकि हम कम्युनलिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा अंकुर जी, एक और बिल्कुल आखिर में, जैसे आपने कहा कि अब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एकजुट जम्मू जो आपका संगठन है, मैंने पहले भी आपको एक बार पूछा था कि क्या राजनीतिक तौर पर आप सक्रिय होंगे या अभी भी आप जो है एक समाज सेवी संस्था की तरह काम करते रहेंगे और जन जागरण में ही आप अपना समय लगाएंगे, क्योंकि आप यंग हैं, डायनामिक हैं और युवाओं के बीच में आपका काफ़ी, मतलब जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो युवाओं के बीच में आपकी काफ़ी बातचीत होती है और युवाओं में काफ़ी आप अपना असर रखते हैं, तो क्या अब अगला कोई राजनीतिक प्लानिंग है या समाज सेवा ही? देखिए, आपने देखा होगा एकजुट जम्मू जब से पब्लिक डोमेन में है, जब से काम कर रहा है, हमारा कोई भी ऐसा इशू नहीं था जो पॉलिटिकल इन नेचर नहीं था जिसे हमने टेकअप किया। हमने एक समाज सेवी संगठन की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम किया। सोशियो पॉलिटिकल कहें, लेकिन लार्जली हमारी आइडियोलॉजिकल डिस्पोजिशंस, आइडियोलॉजिकल पोजीशंस और हमारे जो हमने जो इश्यूज टेकअप किए दे वर ऑल पॉलिटिकल इन नेचर, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा काफिला बढ़ता गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि आफ्टर डीलिंग विद दिस पॉलिटिकल इश्यूज हम एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को अंजाम देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की कमिटीज फॉर्मेशन का काम बहुत तेज़ तरीके से जारी है और मैं आपके माध्यम से सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़, जहाँ से ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें आया और इतने बड़ी संख्या में हमारे पास एंट्रीज और रिक्वेस्ट्स आई वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबरशिप की, कि आप आने वाले समय में ये देखेंगे कि बहुत इफेक्टिव तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी एकजुट जम्मू जो है वो आपको नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा। बात तीखी करते हैं लेकिन साफ करते हैं कि यदि सांप्रदायिक आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं और उन निर्णयों का मैं विरोध कर रहा हूं तो मैं सांप्रदायिक कहां से हुआ। मैं उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं जो सिस्टम एक धर्म, एक समाज और एक समाज से जुड़े हुए लोगों की बात करता है, और मैं उस सिस्टम का निर्माण करना चाहता हूं जिसमें एक समाज, एक धर्म, एक समुदाय नहीं बल्कि एक देश हो। यही कुछ कहना था अंकुर शर्मा को, और जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट के मामले में भी साफ तौर पे सारी बातें इन्होंने आपके सामने रखी हैं। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ बातचीत करने के लिए किसी और हस्ती के साथ। दीजिए इजाजत, आदाब।